Hello and welcome to online schooling. I'm Priya Mehta and you are watching NCERT Class 7th History. अभी तक हमने जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें हमने अलग अलग मुगल एम्परर्स के बारे में देखा और अभी तक आपको याद भी हो गया होगा कौन किसके फादर और कौन किसका सन है। इसके अलावा हमने जो मेन टॉपिक्स किए थे वो थे मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, किसके वंशज थे, उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा था यानी उनके सैन्य अभियान किस तरह से चलते थे। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी तक किया था वो था ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस यानी उत्तराधिकार की परंपरा, जिसमें हमने दो मेन टाइप्स पढ़े थे जैसे कि ज्येष्ठाधिकार और सहदयाद यानी प्राइमोजेनिचर और कॉपर्सिनरी। इसके बाद हमने पढ़ा था शासकों का, जो उस समय मुगल शासक थे उनका कैसा संबंध रहता था बाकी शासकों के साथ, और लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था मनसबदार और जागीरदार। So today's video we will be starting with a new topic that is जब्त और ज़मींदार, यानी कि जब्त और ज़मींदार क्या सब रहता था इसमें, वो हम आज देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी करेंगे। तो चलिए, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं हमेशा की तरह बता रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक्स एक जैसी हैं, इसलिए आपको जब आगे हिंदी मीडियम की बुक दिखाई देगी तो ये ना सोचिएगा कि इंग्लिश में नहीं समझा रही हूँ मैं। इंग्लिश और हिंदी सेम नेम्स, सेम डेट्स एंड सेम टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पर डिफरेंस होगा मैं आपको अपने आप बता दूंगी। तो चलिए, जब्त और ज़मींदारी को ध्यान से समझिए। इस समय क्या था कि मुगल की जो आमदनी थी यानी सोर्स ऑफ इनकम जो था वो क्या था, किसानों की जो उपज थी उससे मिलने वाला राजस्व यानी रेवेन्यू, जो कि किसानों की जो फसलें होती थी उससे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वही उनकी आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम था। अब उस समय क्या था, जो गरीब किसान थे वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम किसको देते थे, यानी अपना राजस्व जो इकट्ठा करते थे वो किसको देते थे, वहाँ का जो लोकल एक छोटा सा गांव का कोई मुखिया बना दिया या स्थानीय कोई सरदार बना दिया, उसको वो राजस्व दिया करते थे, और वो मुखिया जो भी कोई होता था वो जाके आगे मुगलों को सौंपा करता था उस राजस्व को। अब ये जो मुखिया था ये छोटा सा कोई गांव का मुखिया भी हो सकता है और कोई बहुत शक्तिशाली सरदार भी हो सकता है, लेकिन उसको एक नाम दिया गया था ज़मींदार। आपको याद रखना है ज़मींदार कौन थे, जो कि किसानों से राजस्व को इकट्ठा किया करते थे, उसको हम ज़मींदार कहते थे। अब क्या था, अकबर के समय में जो राजस्व मंत्री था यानी रेवेन्यू मिनिस्टर जो था उसका नाम था टोडरमल। अब 10 सालों तक यानी 1570 से 1580 तक 10 इयर्स तक इस टोडरमल का क्या काम था, इसने जितनी भी कृषि की पैदावार थी यानी किसान जो कुछ भी उगाते थे उसको बहुत डीपली स्टडी किया उसके बारे में कि कितने खेत में कितनी पैदावार होती है, उसको जब बेचते हैं तो कितनी कीमत मिलती है, कितनी कृषि भूमि में कितना कुछ हो जाता है। अब इतना स्टडी करने के बाद वो ये सब स्टडी क्यों कर रहा था, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद उसने देखा कि कितने ज़मीन पर कितने नकद का कर देना चाहिए, यानी कि इतनी ज़मीन पर कितना राजस्व, टैक्स कितना लगाना चाहिए, रेवेन्यू कितना लेना चाहिए इनसे। अब हर एक प्रांत यानी हर एक एरिया को उसने मंडलों में बांट दिया। मंडल यानी कि हर एरिया को उसने अलग अलग भागों में बांट दिया, और उसने कहा कि हर भाग का जो राजस्व है वो अलग अलग रहेगा। अब ये तो बहुत समझदारी का काम किया उसने, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर पैदावार कम होती है, वहाँ पर उपज कम होती है, तो वहाँ पर राजस्व भी कम लगाया गया। अब आपको ध्यान से सुनना है, जो मैं अगली बात बोलने वाली हूँ वो ये कि राजस्व प्राप्त करने की जो सिस्टम था ना, ये जो व्यवस्था थी राजस्व प्राप्त करने की, इसको हम जब्त कहते थे। आई रिपीट, व्हाट इज जब्त? जब्त क्या था? जब्त था जो इस तरीके से यानी कि अलग अलग प्रांतों को उसकी कृषि भूमि के अनुसार अलग अलग राजस्व देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, उसे हम जब्त कहते थे। अब वैसे तो जितनी भी भूमि थी उसका प्रॉपर निरीक्षण होता था यानी इंस्पेक्शन होती थी, उसी के हिसाब से उसका राजस्व फिक्स होता था। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जैसे कि गुजरात और बंगाल, जहाँ पर निरीक्षण करना पॉसिबल नहीं था, यानी इंस्पेक्शन बहुत इजीली पॉसिबल नहीं थी। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रह गया था मुगलों का जिसको वो टच नहीं कर पाते थे, यानी वहाँ पर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट रूलर्स ही खड़े हो गए थे क्योंकि वो बार बार उस इलाके में नहीं जा पाते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र में ज़मींदार ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे, तो वो क्या करते थे कि मुगलों को जब देखते थे ना कि मुगल प्रशासन उनके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, यानी कि उनकी फेवर में कुछ नहीं कर रहा, उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो विद्रोह करना शुरू कर देते थे। यानी कि चाहे वो मुगलों का ही शासन था लेकिन वो जो ज़मींदार थे वो उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, उनमें इतनी पावर्स थी। अब
इस समय जब विद्रोह करने लगे वो, तो धीरे धीरे उनके साथ और जाति के ज़मींदार भी मिलने लगे, किसान भी मिलने लगे और मुग़ल सत्ता के खिलाफ उन्होंने खुलकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ऐसा किया, ये 17वीं सदी की बात है, यानी 17th सेंचुरी की बात है। जब तक 17th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, उस समय किसानों ने ऐसा विद्रोह किया कि मुग़ल का जो साम्राज्य था वो एक तरह से उसको एक चैलेंज था। उनको लगा कि हमारा जो अस्तित्व है अब खतरे में आ गया है। आइए अब देखते हैं अकबरनामा या आईने अकबरी के बारे में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू नो। अकबर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे और उनके दरबारी भी थे वो। उनका नाम था अबुल फजल। अकबर ने उन्हें कहा कि तुम मेरे शासनकाल के बारे में इतिहास लिखो, यानी हिस्ट्री लिखो, मैंने क्या कुछ किया, मैं कहाँ से आया था, ये सब कुछ मेरे एक बुक लिखो। तो जब उन्होंने अबुल फजल ने बुक लिखी तो वो बुक 3 वॉल्यूम्स में यानी 3 जिल्दों में थी। जो सबसे पहली जिल्द यानी फर्स्ट वॉल्यूम जो था उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताया था। दूसरी जो वॉल्यूम थी उसमें क्या बताया गया था, अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में, उस समय अकबर के रेन के ड्यूरिंग क्या सब हैपनिंग्स हुई थी वो सब उसमें लिखा गया था। थर्ड वॉल्यूम जो थी यानी आईने अकबरी, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन किस ढंग से चलता था, किस घराने से वे थे, कैसी उनकी सेना थी, राजस्व कैसे इकट्ठा किया करता था, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति कैसी थी यानी जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी उसके एरिया की, ये सब बताया गया था। इसके अलावा लोगों के उस समय क्या परंपरा, क्या संस्कृति वो फॉलो करते थे, ये सब बताया गया था। इसके अलावा और कई चीज़ें, कई बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को भी कवर किया गया था, जैसे कि उस समय की फसलें कैसी थी, पैदावार कैसी थी, कीमतें, मजदूरी, राजस्व, ये सब जैसे हमने अभी अभी पढ़ाई है ज़ब्त के बारे में, ये सब अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा हुआ था। आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें अबुल फजल अकबर को अकबरनामा दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है अकबर की नीतियाँ या अकबर्स पॉलिसीज़। अब देखिए, अबुल फजल ने अकबर की पॉलिसीज़ के जो मेन पार्ट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, वो अकबरनामा में लिखे ही हैं जैसे हमने अभी पढ़ा है। और उन तीनों पार्ट्स में से, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था, तीनों पार्ट्स में से आईने अकबरी यानी थर्ड वॉल्यूम जो था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा की फीचर्स उसने अकबर के बारे में लिखे थे, उसके प्रशासन के बारे में। इसके अलावा अबुल फजल ने अकबर के साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें वो सूबा का नाम देते थे। जैसे हमने अभी जब ज़ब्त और ज़मींदार पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कई प्रांतों में उसको बांट दिया गया था, टोडरमल ने उसको कई प्रांतों में बांटा था, जिसे अबुल फजल ने सूबा का नाम दिया, उस प्रांत को, उस एरिया को सूबा का नाम दिया। और जो उस प्रांत को संभालते थे यानी उस सूबा को जो संभालते थे उन्हें सूबेदार का नाम दे दिया। और ये जो सूबेदार थे ये राजनीतिक और सैनिक दोनों ही तरह के कामों को देखते थे। इसके अलावा जो वित्तीय अधिकारी मीन्स जो पैसों का लेन देन देखता था, पैसों का हिसाब किताब पूरा उसके पास रहता था, उसे दीवान कहा जाता था। याद रखिएगा, दीवान यानी वित्तीय अधिकारी, इंग्लिश में जिसे हम फाइनेंस ऑफिसर कहते हैं, जो कि सारा पैसों का हिसाब किताब संभालता। उस समय जैसे आज भी कानून की व्यवस्था बनाने के लिए न्यायालय बने हैं, उस समय कानून की व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चलती रहे उसके लिए सूबेदार तो देखते ही थे, लेकिन सूबेदारों ने अपने अंडर कई तरह के ऑफिसर्स को रखा हुआ था। अब इन ऑफिसर्स में कौन कौन थे? एक थे बख्शी यानी कि पे मास्टर जिन्हें कहा जाता था, जो कि सैनिकों की सैलरीज को देखते थे, कितनी किसको देनी है, किस समय पर देनी है, ये सब उनका काम रहता था, उन्हें बख्शी कहते थे। इसके अलावा सदर का काम था जो भी रिलीजियस इवेंट्स होते थे, जैसे धार्मिक कार्य जो भी होते थे वो सब सदर देखा करते थे। फिर फौजदार जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेना नायक यानी कि मिलिट्री कमांडर। उसके अलावा कोतवाल क्या था? जो पुलिस अधिकारी होता था उस नगर का, यानी पुलिस ऑफिसर, जो उस एरिया का, उस टाउन का जो पुलिस ऑफिसर था उसे कोतवाल का नाम दिया जाता। अकबर के जो अभिजात थे यानी नोबेल्स थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी संभालने के लिए, और इसी कारण से उनका राजस्व का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। अब उसके चलते क्या था कि जो वफादार अभिजात थे उनके समय में तो साम्राज्य बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन जब 17th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तो जो अभिजात उस समय थे तो वो इतने ज़्यादा वफादार नहीं थे। वो अपने आप को स्वतंत्र करने की चाहत से अपने निजी हितों के लिए काम करने लगे, जिसकी वजह से साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा।
अब दूसरी तरफ क्या था कि जो अकबर था वो बहुत धार्मिक किस्म का राजा रहा है शुरू से। तो 1570 में उसने, जब वो फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत करने लगा। जैसे ब्राह्मणों को बुलाया, जेसुआइट पादरी यानी कि रोमन कैथलिक प्रीस्ट जो रहते थे उस समय, उनको बुलाया, जरदुस्त धर्म के लोगों को बुलाया, उलेमास को बुलाया। तो उन सब से चर्चा की, और चर्चा का विषय क्या था? उनके धर्मों के बारे में जानना, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानना, किस तरह से उनके विचार, क्या वो सोचते हैं धर्म के बारे में। और लास्ट में उसने क्या कंक्लूजन निकाला अकबर ने, कि जो मतान्धता पर बल देते हैं। अब ये मतान्धता क्या है? जिसे हम इंग्लिश में डॉगमा कहते हैं, यानी कि जो इन लोगों ने बात कह दी है, ये एक्सपेक्ट करते थे, ये सोचते थे कि लोग इनकी बात को बिना कुछ सोचे समझे या बिना कोई क्वेश्चन किए इनकी बात को बस मान लिया जाए, कोई आगे से बोले ना इनके आगे। और ऐसे लोग कट्टर होते थे, देवर बाय गॉड्स। और अकबर का ऐसा मानना था कि जब ऐसे लोग प्रजा में शिक्षा देते हैं तो वो विभाजन करते हैं, यानी लोगों को आपस में डिवाइड कर देते हैं और चारों तरफ असामंजस्य पैदा कर देते हैं, लोगों में आपस में बहुत अशांति सी फैल जाती है। जबकि अकबर का ऐसा अनुभव था, उनका एक्सपीरियंस था कि प्रजा में सुलाहे कुल होनी चाहिए। सुलाहे कुल यानी सर्वत्र शांति, मतलब चारों तरफ प्रजा में शांति होनी चाहिए लोगों के बीच में आपस में। उनका ऐसा कहना था कि जो अलग अलग धर्म हैं उनके अनुयायियों में, यानी उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनकी जो नीति शास्त्र थी, यानी उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, वो 3 चीज़ों पर बेस्ड थी। कौन कौन सी? सच्चाई, न्याय और शांति। यानी कि वो 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते थे और फॉलो भी करते थे, ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस को। और यही 3 चीज़ें थी जो उनके बेटे जहांगीर और आगे उनके भी बेटे यानी शाहजहां ने भी अपनाई थी, और उन्हें भी ये चीज़ें जो हैं उनके साम्राज्य में उससे बहुत मदद मिली थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है, जहांगीर की पत्नी यानी नूरजहां का दरबार में कैसा प्रभाव रहता था। अब देखिए, जो नूरजहां है उनका असली नाम था मेहरुनिसा, और 1611 में जहांगीर से उनकी शादी हुई थी। उसी के बाद उनको नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां जो थी अपने पति जहांगीर की तरफ बहुत लॉयल थी, बहुत वफादार थी, और उनकी बहुत सपोर्ट भी करती थी, उनको बहुत सहयोग देती थी। और जो उनके पति थे जहांगीर जो थे, वो भी बहुत सम्मान करते थे नूरजहां का, और उनके सम्मान में उन्होंने कई सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर उनका नाम भी लिखवाया और उनके सम्मान में कुछ वाक्य भी लिखवाए थे। तो इससे ये पिक्चर्स भी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और इससे हमको क्या पता चलता है कि जो नूरजहां थी उनका काफ़ी प्रभाव रहता था, बहुत इन्फ्लुएंशियल थी वो जहांगीर के दरबार में। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, 17th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर का क्या हुआ, किस तरह ये जो मुगल एम्पायर था, हाउ इट केम टू एन एंड। देखिए, हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता जो थी वो बहुत अच्छी थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कॉम्पिटेंसीज वर टू गुड। और धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड भी बहुत किया था अपनी एम्पायर को, और आर्थिक उनकी जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ था, जैसे जैसे इनके एम्परर्स बदलते रहे थे, जो इनके सम्राट थे वो बदलते रहे थे, तो स्थितियां भी बदलती रही। और जैसे औरंगज़ेब का समय आया तो बहुत स्थितियां जो थी बहुत डगमगा गई थी। और उससे क्या हुआ था, जो छोटे छोटे किसान थे वो और ज़्यादा मतलब गरीब होते रहे। और देश में क्या हुआ कि जब मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसकी जो रूट्स थी वो वीक होती रही, और कई ऐसे प्रांत थे जैसे हैदराबाद और अवध जो थे जिन्होंने अपने आप को टोटली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम इसकी एक्सरसाइजेज देखेंगे, और अगर कहीं भी कोई भी ज़रा सा भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, और चाहें तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए ताकि कल जब हम एक्सरसाइजेज करें तो आप खुद से भी आंसर्स को लिख सकें। तो चलिए, सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।